हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर अपन पढ़ रहे हैं अभी फंडामेंटल्स की इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एनजी ट्यूब के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में अपन ने पढ़ा है ट्रेकेस्टोमी ट्यूब एंड ट्रेकेस्टोमी केयर के बारे में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन करने के लिए। ठीक है, तो उसमें अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ईटी ट्यूब का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ईटी ट्यूब का पर्पस क्या होता है, साथ ही में उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, किस किस आर्टिकल्स की आपको ईटी ट्यूब लगाने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है और उसको लगाने के लिए कौन सी मेथड को आप क्या करते हो, उसके फिक्सेशन को चेक करने के लिए आप किस मेथड का यूज़ करते हो। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि ईटी ट्यूब को लगाने के लिए या इंसर्ट करने के लिए जो प्रोसीजर होती है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखेंगे हम एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या होता है, यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है, ट्रेकियल वर्ड आ रहा है और ट्यूब वर्ड आ रहा है। ठीक है, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर लगाना है, किसके अंदर लगाना है, ट्रेकिया के अंदर। ठीक है, ऐसा ट्यूब जो ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट किया जाता है उस ट्यूब को अपन एंडोट्रेकियल ट्यूब के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अपन ने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें देखा था जो ट्रेकेस्टोमी होती है, ट्रेकेस्टोमी जो होती है ये भी किस लिए की जाती है, जब पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता है उस कंडीशन में अपन ने क्या करा था, उसके नेक में एक ओपनिंग बनाई थी या जिसको अपन क्या बोलते हैं एक स्टोमा बनाया था। ठीक है, उस स्टोमा के थ्रू अपन क्या कर रहे थे, उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देने का काम कर रहे थे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये एक और प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं अपन, एक ट्यूब लगाते हैं जो कि कहाँ पर लगाते हैं, ट्रेकिया में ही लगाते हैं। पर ये ट्रेकेस्टोमी से डिफरेंट कैसा है, कैसे होगा, क्योंकि इसमें जो ये ट्यूब रहता है वो कहाँ से इंसर्ट किया जाता है, ट्रेकिया में इंसर्ट किया जाता है। बट इंसर्ट कहाँ से करते हैं इसको, नोज से एंड माउथ से। ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर है। ट्रेकेस्टोमी में जो ट्यूब अपन ने इंसर्ट किया था वो डायरेक्ट नेक के अंदर आपने एक ओपनिंग बना दी थी जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। ठीक है, उससे अपन क्या कर रहे थे, डायरेक्ट ट्यूब को ट्रेकिया में इंसर्ट कर रहे थे। और आपको याद रखना है जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है वो इंसर्ट कहाँ से होता है, माउथ और नोज की हेल्प से आप इसको ट्रेकिया में इंसर्ट करते हो। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस याद रखना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो आगे देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या है, तो अ प्रोसेस वेयर अ ट्यूब आर इंसर्टेड इनटू द ट्रेकिया थ्रू द नोज एंड माउथ। ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन एक प्रोसीजर है जिसमें क्या किया जाता है, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब रहता है उसको नोज एंड माउथ की हेल्प से ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, ठीक है, इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, पेशेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, मैकेनिकल वेंटिलेटर। ठीक है, पेशेंट को कहीं पे रखा है, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे रखा है। मैकेनिकल वेंटिलेटर का मीनिंग क्या होता है, पेशेंट क्या नहीं कर पा रहा है, स्पॉन्टेनियसली क्या नहीं कर पा रहा है, ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो अपन क्या कर रहे हैं, उसको आर्टिफिशियल एयरवे दे रहे हैं। तो एयरवे देने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक मशीन का यूज कर रहे हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं इसको, वेंटिलेटर के नाम से जानते हैं। तो वेंटिलेटर के थ्रू आर्टिफिशियल क्या देना, एयरवे देना, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, मैकेनिकल वेंटिलेशन के नाम से जानते हो। क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिकल वेंटिलेशन। क्लियर है, मैकेनिकल वेंटिलेशन का मीनिंग क्या होगा, वेंटिलेटर मशीन के हेल्प से क्या करना, पेशेंट को आर्टिफिशियल एयरवे प्रोवाइड करना या एयर प्रोवाइड करना को ही क्या बोलते हैं अपन, मैकेनिकल वेंटिलेशन के नाम से जानते हैं। तो इस मैकेनिकल वेंटिलेशन को देने के लिए ही आप क्या करते हो, एक ट्यूब का यूज करते हो जिसका नाम क्या होता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पेशेंट के माउथ में क्या किया गया है, एक ट्यूब इंसर्ट किया गया है। इस ट्यूब के बारे में अपन क्या कर रहे हैं, अभी इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ट्यूबिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर सर्किट। वेंटिलेटर सर्किट। ठीक है, वेंटिलेटर की जो ट्यूबिंग होती है इसको वेंटिलेटर सर्किट के नाम से जानते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, वेंटी का मॉनिटर होता है। ठीक है, क्लियर है।
इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट इमेज की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एंडोट्रेकियल ट्यूब। ये तो अपन ने पूरा प्रोसीजर देख लिया कि पूरी प्रोसीजर में आप क्या कर रहे हो, पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन दे रहे हो। किसकी हेल्प से देते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब की हेल्प से देते हैं। ट्यूब कहाँ कहाँ पर लगा सकते हो, तो आप नोज से भी इंटर कर सकते हो और उस पेशेंट के माउथ से भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन इस इमेज में बात करते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होता है वो पेशेंट के जो माउथ में इंसर्ट किया गया है, इस ट्यूब के अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसके पार्ट्स की बात करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर क्या होता है, जो इसका टिप रहता है ट्यूब का, वहां पर क्या पाया जाता है, एक आई पाई जाती है। आई को आप क्या बोल सकते हो, एक ओपनिंग पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या पाई जाती है, ओपनिंग पाई जाती है। उसके बाद में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। कर्व का यूज क्या होता है, तो अपन ने ट्रेकेस्टोमी में पढ़ा था कि जो ट्यूब होता है उसके आगे कर्व लगा रहता है, जिसको क्या करते हैं अपन, इन्फ्लेंट कर देते हैं ताकि जो ट्यूब है वो बाहर रिमूव ना हो। ठीक है, तो उसी तरीके से ईटी ट्यूब में भी यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक कर्व पाया जाता है, जो क्या करता है, ट्यूब को अंदर स्ट्रेट रखने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में जो ट्यूब होता है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, एक लाइन पाई जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो, रेडियो ओपेक लाइन। रेडियो ओपेक का लाइन का मीनिंग क्या होता है, रेडियो मीन्स क्या, एक्सरे। एक्सरे लाइन के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, रेडियो ओपेक लाइन क्या होगी, एक्सरे लाइन भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या, कि जब पेशेंट में आप ईटी ट्यूब इंसर्ट करोगे और अगर आप पेशेंट के ट्रेकिया का क्या लोगे, एक्सरे लोगे, तो एक्सरे में जो ट्यूब है वो आपको दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है, एक रेडियो ओपेक लाइन पाई जाती है। क्लियर है, ये पूरा आपका क्या है, ट्यूब है जिसपे मार्किंग होती है। यहाँ पर क्या होती है, डेप्थ मार्किंग होती है। ठीक है, कितना ट्यूब आपको इंसर्ट करना है, उस मार्किंग को यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेप्थ मार्किंग। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पायलट बलून के नाम से जानते हैं। पायलट बलून का काम क्या रहता है, पायलट की तरह काम करता है। मतलब क्या करता है, ये एयर को फिल करके रखने का काम करता है। ठीक है, तो पायलट बलून की हेल्प से क्या करोगे आप, एयर को फिल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो पार्ट होता है, ये क्या होता है, कनेक्टर होता है। कनेक्टर बोले तो कनेक्ट क्या करेगा ये, तो ये क्या कनेक्ट करने का काम करेगा, जो वेंटिलेटर का सर्किट होता है, या अपन बोल सकते हैं वेंटिलेटर की जो ट्यूबिंग होती है, वहां से ईटी ट्यूब को क्या करेगा, कनेक्ट करके रखने का काम करेगा। ठीक है, तो क्लियर है, ये सारे अपने क्या होते हैं, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पार्ट के बारे में अपन ने पढ़ा है। तो फर्स्ट अपन ने क्या देखी है, ट्यूब के जो टिप होता है वहां पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ओपनिंग को अपन किस नाम से जानते हैं, मर्फी आई के नाम से जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो अपन ने यहाँ पर क्या देखा है, यहाँ पे एक कर्व प्रेजेंट होता है। कर्व का काम क्या होता है, जो ट्यूब रहता है उसको ट्रेकिया के अंदर स्ट्रेट करके रखने का काम होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन ने बात करी है कि यहाँ पे एक रेडियो ओपिक लाइन होती है। लाइन का मतलब क्या है, लाइन क्यों पाई जाती है, ताकि एक्सरे में आप आसानी से जो ट्यूब है उसको देख पाओ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे तो डेप्थ मार्किंग होती है, जो नंबर लिखे रहते हैं इसको अपन क्या बोल देंगे, डेप्थ मार्किंग बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात करी है कि यहाँ पे एक बैलून पाया जाता है। बैलून का नाम क्या होता है, तो ये पायलट की तरह काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, पायलट बलून होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो आपका कर्व है उसमें एयर फिल करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने देखा कि यहाँ पर ईटी ट्यूब का कनेक्टर होता है। अब कनेक्टर को आपको कहाँ कनेक्ट करना रहता है, जो आपके वेंटिलेटर का ये सर्किट है, सर्किट या फिर आप क्या बोल सकते हो, वेंटिलेटर की ट्यूबिंग, यहाँ पर आपको क्या करना रहता है, इसको कनेक्ट करना रहता है। क्लियर है इमेज एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में। ठीक है, तो अपन ने देख लिया है कि डेफिनेशन क्या है, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है, और अपन ने डायरेक्ट देख लिया है कि पेशेंट को कैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब से अपन कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में अगर रूट की बात करें तो ये दो रूट से कनेक्ट किया जा सकता है। एक तो अपन इसको माउथ से इंसर्ट कर सकते हैं, और दूसरी बात इसको कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, अपन नोज से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्लियर है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन ईटी ट्यूब के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में क्या बात करेंगे अपन, कि दो टाइप के ईटी ट्यूब होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्या बात करी अपन ने, दो टाइप के बारे में क्या बोला था, कि दो होते हैं। दो मतलब क्या, एक तो ऐसा ट्यूब जो माउथ से इंसर्ट होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ओरोट्रेकियल ट्यूब बोलेंगे, इंसर्ट थ्रू
माउथ, ठीक है। ऐसा ट्यूब जो कहाँ से इंसर्ट कर रहे हो आप, माउथ से इंसर्ट कर रहे हो, है ना। ओरो का मतलब भी क्या होता है, माउथ होता है, ठीक है। माउथ से ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट किए जाने वाले ट्यूब को अपन किस नाम से जानते हैं, इंसर्ट जो किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओरोट्रेकियल ट्यूब के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में सिर्फ दो ही याद रखना है, दो टाइप के ट्यूब होते हैं ईटी वाले, जिसको माउथ से डालते हैं वो ओरोट्रेकियल है, और जिसको नोज से डालते हैं वो कौन सा होता है, नेजोट्रेकियल ट्यूब होता है। तो इसमें लिख सकते हैं अपन क्या, इंसर्ट थ्रू नोज, ठीक है। जो नेसोट्रेकियल ट्यूब है ये कहाँ से डाला जाता है, नोज से इंटर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है कि दो दो जगह से इसको इंसर्ट क्यों कर रहे हैं, क्या दोनों जगह से एक साथ इंसर्ट करेंगे, दोनों जगह से एक साथ इंसर्ट नहीं करना है। अगर पेशेंट में क्या होता है, नेजल सर्जरी है, पेशेंट को कुछ नोज से ब्लीडिंग है, या उसको अदर कोई नोज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर दो, जो ट्यूब है वो कहाँ से डाल सकते हो आप, ओरोट्रेकियल ट्यूब, मतलब माउथ से इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों टाइप के ट्यूब होते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है इसका, ठीक है। इसमें और पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं, ओरोट्रेकियल ट्यूब में माउथ से इंसर्ट कर रहे हैं तो अपन बोल सकते हैं कि जो इस ट्यूब का डायमीटर होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। तो यहाँ पे लिख लो लार्ज डायमीटर ऑफ ट्यूब। कौन से ट्यूब की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन, ओरोट्रेकियल ट्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट बात क्या करी कि इसको माउथ के थ्रू डालते हैं, दूसरी बात क्या करी, जो इसका डायमीटर होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन इसकी बात करें नेजोट्रेकियल ट्यूब की, ठीक है, तो इसका डायमीटर कैसा होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्यूब, ठीक है। कॉमन सेंस है क्या, माउथ से इंसर्ट कर रहे हो तो डायमीटर क्या होगा इसका, ज्यादा होगा। अब नोज का डायमीटर ही क्या होता है, कम होता है, इसलिए ट्यूब का डायमीटर भी क्या होगा यहाँ पर, कम होगा, है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, याद रखने का सिंपल तरीका है, ओरो नाम आ गया है मतलब याद रखना है कि माउथ से डालना है ट्यूब को। दूसरी बात, माउथ से इंसर्ट कर रहे हैं तो ट्यूब का डायमीटर थोड़ा सा क्या हो सकता है, लार्ज हो सकता है। और दूसरा नेजो जो ट्रेकियल होता है इसमें क्या हो सकता है, जो ट्यूब रहता है वो नोज से इंसर्ट करना है और इसका जो डायमीटर है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं आगे इंडिकेशन की, ओरोट्रेकियल जो ट्यूब रहता है उसके इंडिकेशन की बात करते हैं। इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि ट्यूब को आपको कब इंसर्ट करना रहेगा, ठीक है। तो कब करोगे आप, माउथ से ट्यूब कब डालोगे, जब नोज में क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन। तो इंडिकेशन में क्या लिख सकते हैं अपन, व्हेन obstruction occurs in nose, ठीक है। माउथ से आपको ट्यूब इंसर्ट कब करना है, जब नाक के अंदर या नोज के अंदर क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन रहता है। नाक के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो नाक से तो क्या नहीं जा पाएगा, ट्यूब इंसर्ट नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में आप ट्यूब कहाँ से डाल दोगे, आपके माउथ से डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा रीजन अपन क्या बोल सकते हैं, अगर पेशेंट को क्या हो, एपिस्टेसिस, व्हेन पेशेंट हैज कंप्लेन ऑफ एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस क्या होता है, नोज ब्लीडिंग, ठीक है। पेशेंट को क्या कंप्लेन है, पहले से पेशेंट को क्या होती है, नोज से ब्लीडिंग होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एपिस्टेक्सिस। तो इस कंडीशन में भी आप जो ट्यूब रहता है वो नोज से ना डालते हुए कहाँ से डाल दोगे, माउथ से इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। तो दो इसके इंडिकेशन होते हैं, एक तो जब नोज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तब अपन इसका यूज कर सकते हैं माउथ वाले का, और दूसरी बात क्या, जब पेशेंट को क्या रहता है, एपिस्टेसिस वाली कंडीशन होती है, उसके नोज से ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन में भी आप क्या करोगे, उसके जो ट्यूब है वो माउथ से इंसर्ट करोगे, ठीक है। क्लियर है, ओरोट्रेकियल ट्यूब। उसके बाद में जो नेजोट्रेकियल ट्यूब है इसके बारे में क्या देखा अपन ने कि ये किसका होता है, स्मॉल डायमीटर का ट्यूब होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करेंगे अपन कि ये वाला क्या होता है, मोस्ट कॉमनली
यूज होता है। तो आगे लिख लो, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकल सेटिंग्स। ठीक है, क्लिनिकल सेटिंग्स बोले तो क्या, हॉस्पिटल में क्या होता है मोस्ट कॉमनली ये यूज होता है, कौन सा, नेजोट्रेकियल ट्यूब। तो आप बोल सकते हो दोनों में से अगर मोस्ट कॉमनली यूजेबल कौन सा होता है, तो आप क्या बोल सकते हो, नेजोट्रेकियल ट्यूब। नोज से ही क्या करते हैं अपन, मोस्टली जो ट्यूब रहता है उसको इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन को ध्यान रखना है नोज से ही मोस्ट कॉमनली इंसर्ट करते हैं, पर किस कंडीशन में अपन नोज से ट्यूब नहीं डालेंगे। तो मेनली दो कंडीशन याद रखनी है, कौन सी, जब नोज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो आप नोज से ट्यूब नहीं डाल सकते हो, दूसरी अगर नोज से क्या हो, ब्लीडिंग हो, उस कंडीशन में भी आप ट्यूब इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर है दोनों टाइप के एंडोट्रेकियल ट्यूब। उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ओरोट्रेकियल ट्यूब के इमेज देख लेते हैं अपन। ठीक है, ओरोट्रेकियल जो ट्यूब है उसके बारे में अपन ने पूरा देख लिया है कि इसका इंडिकेशन क्या होता है, ओरोट्रेकियल ट्यूब किसे कहा जाता है और ये कहाँ से इंसर्ट होता है। ठीक है, इमेज में देखना है आपको क्या, यहाँ पे एक ट्यूब दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, ट्रेकियल इंट्यूबेशन। इस प्रोसीजर का नाम क्या है, ट्रेकियल इंट्यूबेशन। ट्रेकिया के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, ट्यूब को डाल रहे हैं, इस प्रोसीजर को आप क्या बोलते हो, ट्रेकियल इंट्यूबेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये पेशेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्यूब इंसर्ट करा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको, एंडोट्रेकियल ट्यूब के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक पायलट बलून दिख रहा है जो क्या करता है, इन्फ्लेशन करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका बलून प्रेजेंट है, और ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, लैरिंगोस्कोप। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, लैरिंगोस्कोप। स्कोप से क्या पता चल रहा है अपन को नाम से, स्कोप का मतलब क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो विजुअलाइजेशन के लिए यूज हो रहा है। विजुअलाइजेशन का कर रहे हैं अपन, तो आगे बढ़ा रहा है लैरिंगो। लैरिंगो मतलब लैरिंग्स। तो लैरिंग्स का जो विजुअलाइजेशन करने के लिए आर्टिकल या इक्विपमेंट यूज होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, लैरिंगोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एमसीक्यू हो सकता है कि आप जब भी क्या करते हो, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हो, तो जो सबसे स्पेशल या सबसे जो रिक्वायर्ड आर्टिकल्स होता है वो क्या रहेगा आपका, लैरिंगोस्कोप। ठीक है, क्योंकि इसकी हेल्प से क्या करोगे आप, लैरिंग्स को विजुअलाइज कर पाओगे। ठीक है, तो क्लियर है, ये क्या होता है अपना ओरोट्रेकियल ट्यूब। कहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं इसको, माउथ से इंसर्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको देख लेना है कि ये ट्यूब कहाँ से इंसर्ट हो रहा है। ट्यूब को देख के आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, साथ में आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखेगा तो आप पता लगा सकते हो ये क्या है, लैरिंजोस्कोप है। इससे आपको याद आ जाएगा जो लैरिंजोस्कोप रहता है वो यूज किसके लिए होता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन के लिए। तो इमेज क्लियर है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, नेजोट्रेकियल ट्यूब के बारे में। ठीक है, सेम उसके जैसा ही होता है, बस इसमें आपको क्या याद रखना है, जो ट्यूब है वो कहाँ से इंसर्ट किया जा रहा है, नोज से। उसमें अपन ट्यूब और जो ट्रेकियल वाला ट्यूब था उसमें कहाँ से डाल रहे थे, माउथ से ट्यूब डाल रहे थे। दूसरी बात आपने क्या याद रखी थी, माउथ से जब भी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो आपको एक स्पेशल आर्टिकल चाहिए जिसको क्या बोलते हो आप, लैरिंगो इसको बोलते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, जो ट्यूब है वो कहाँ से डाल रहे हैं, डायरेक्ट नोज से डाल रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा इमेज दिखाई देता है जिसमें नोज से क्या डाल रहे हैं, पेशेंट के ट्यूब डाल रहे हैं, और पेशेंट कैसा है, सुपाइन पोजीशन में है, तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, कौन सा ट्यूब इंसर्ट हो रहा है यहाँ पर, नेजोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पर्पस के बारे में बात करते हैं कि ईटी ट्यूब जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है उसको किस पर्पस से अपन यूज करते हैं या किस लिए इसको इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे जो सिक्रेशंस रहते हैं उसको रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट पर्पस क्या हो जाएगा, रिमूव सिक्रेशन
फ्रॉम ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया से सिक्रेशंस को रिमूव करने के लिए क्या करोगे आप, इस ट्यूब का यूज करोगे। इसके जो भी पर्पस है वो सेम कैसे हैं, जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब इंसर्शन था उसके जैसे ही क्या है, इसके भी सेम पर्पस है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, सिक्रेशन को रिमूव करने के लिए इसका यूज करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे अपन, इसका मेंटेन पेटेंसी ऑफ एयरवे। ठीक है, आपकी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसकी जो पेटेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करोगे, ईटी ट्यूब का यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसका यूज किस लिए करते हैं, ऑक्सीजन देने के लिए। मेन काम तो यही है कि क्या देना है आपको, पेशेंट को ऑक्सीजन देना है, क्योंकि पेशेंट क्या नहीं कर पा रहा है, खुद से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है या खुद से ब्रीथिंग की प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका यूज क्यों करते हैं, ऑक्सीजन इनहेलेशन के लिए। ठीक है, इसलिए यूज करेंगे इसका, ऑक्सीजन इनहेलेशन के लिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपन अगर बात करें तो अपन इसका यूज किस लिए कर सकते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ड्रग कहाँ पर देना है आपको, ट्यूब कहाँ तक जा रहा है आपका, लंग्स तक जा रहा है या फिर जो आपके ब्रोंकस है वहां तक जा रहा है ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर ड्रग देना है कहाँ पर, लंग्स में देना है, या फिर आप बोल सकते हो कि रेस्पिरेटरी के पार्ट में आपको ड्रग देना है, तब भी आप क्या कर सकते हो, ईटी ट्यूब का यूज कर सकते हो। कौन से ड्रग मोस्ट कॉमनली अपन देते हैं, ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको डायलेटर क्या होते हैं, जो आपके ब्रोंकस को डायलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ड्रग को अगर आपको क्या करना है, देना है, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, ईटी ट्यूब का यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट और पर्पस क्या हो सकता है इसका, CNS मीन्स क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डिप्रेशन। ठीक है, पेशेंट का क्या हो गया है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या हो गया है, डिप्रेस हो गया है। ठीक है, उसने जो अपना वर्क है या जो फंक्शन है वो क्या कर दिया है, कम कर दिया है किसी रीजन की वजह से। हो सकता है किसी इंजरी की वजह से हुआ हो, या पेशेंट कोमा वाली कंडीशन में गया हो, या पेशेंट अनकॉन्शियस हो। तो इन सब कंडीशन या इन सब रीजन की वजह से क्या होता है, जो पेशेंट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, तो ये क्या नहीं कर पाएगा, जो ब्रेन के फंक्शन है उसको प्रॉपर नहीं करवा पाएगा। क्योंकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यही क्या करता है, आपका जो ब्रेन होता है, क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड दोनों को क्या करता है, मेंटेन करके रखने का काम करता है, या बोल सकते हो दोनों से काम कौन करवाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या हो गया है, डिप्रेस हो गया है किसी रीजन की वजह से, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो ब्रेन है और वो स्पाइनल कोड है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। अब आपके माइंड में आता होगा कि जो ब्रेन से रिलेटेड कैसे हो जाएगा, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो ब्रेन से रिलेटेड कैसे है। ठीक है, तो ब्रेन से रिलेटेड कैसे होगी, जो ब्रेन का पार्ट होता है एक मेडुला ओब्लागेटा, है ना, वही क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर का क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्या होता है, वो सेंटर होता है, मेडुला ओब्लांगेटा। क्या है ये, ब्रेन का एक पार्ट है, ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो ब्रेन का एक पार्ट होता है, जो क्या करता है, जो क्या फंक्शन करता है, रेस्पिरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो जब ब्रेन डैमेज हो जाएगा या फिर स्पाइनल कोड डैमेज हो जाएगी, तो उसकी वजह से अगर क्या हो जाएगा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाएगा। जब ये जो डिप्रेस होगा, डिप्रेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो आपका ब्रीथिंग की नॉर्मल प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, ईटी ट्यूब का यूज करना पड़ेगा।
ठीक है, तो पर्पस रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि पर्पस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्पस क्या होगा, रिमूव करना है अपन को क्या, सिक्रेशंस को। कहाँ से रिमूव करना है, ट्रेकिया से रिमूव करना है। दूसरी बात क्या देखी अपन ने कि मेंटेन करना है आपको क्या, पेटेंसी ऑफ एयरवे को। ठीक है, उसके बाद में पेशेंट को क्या करना है, ऑक्सीजन देना है ना। ऑक्सीजन देने के लिए भी क्या कर रहे हैं अपन, ईटी ट्यूब का यूज कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो ड्रग देने के लिए बात कर रहे हैं अपन। ड्रग कौन सा दे रहे हैं, ब्रोंको डायलेटर्स दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर आपका डिप्रेस हो जाता है तो इस कंडीशन में भी क्या करना पड़ेगा आपको, ईटी ट्यूब का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। कलर ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं, किस किस कंडीशन में आपको ईटी ट्यूब नहीं लगाना है। ठीक है, तो कब नहीं लगाओगे आप, जब आपको क्या हो जाएगा, लैरिंग्स में कोई प्रॉब्लम है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, लैरिंजियल स्पाज्म। दूसरा कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकता है, डैमेज लैरिंजियल नर्व, सॉफ्टनिंग ऑफ ट्रेकिया, ठीक है। कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन होंगे जब आपको क्या नहीं करना है, ईटी ट्यूब को नहीं लगाना है। कब नहीं लगाना है, जब आपका जो लैरिंग्स है वो क्या हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है, नैरो हो जाता है, या फिर आपकी जो लैरिंजियल नर्व है जो क्या करती है आपके लैरिंग्स को सप्लाई देती है वो डैमेज हो गई है। इस कंडीशन में भी आपको क्या नहीं करना है, ईटी ट्यूब का यूज नहीं करना है। उसके बाद में है सॉफ्टनिंग ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या हो गया है आपका, किसी इंजरी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से क्या हो गया है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया है या फिर उसका जो पार्ट है वो डैमेज हो गया है। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या नहीं करना है, ईटी ट्यूब को इंसर्ट नहीं करना है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं कब नहीं करना है, तो फॉर लॉन्ग टाइम गिविंग एयरवे। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है कॉन्ट्राइंडिकेशन में कि जब क्या करना हो पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक क्या करना है, आपको एयरवे देना है, मतलब उसको ऑक्सीजन सप्लाई लॉन्ग टाइम तक या लंबे समय तक देना है। तो उस कंडीशन में भी आपको ईटी ट्यूब नहीं लगाना है। ठीक है, अब ईटी ट्यूब नहीं लगाना है तो क्या लगाएंगे फिर, लॉन्ग टाइम तक देने के लिए क्या लगाएंगे, क्या करेंगे अपन, ट्रेकेस्टोमी प्रोसीजर का यूज करेंगे। पेशेंट को अगर लॉन्ग टाइम तक एयरवे मेंटेन करना है अपन को, लंबे समय तक क्या करना है, उसको एयरवे देने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे पेशेंटों में आपको क्या करना है, ट्रेकेस्टोमी करना है। ट्रेकेस्टोमी की बात कर ली थी अपन ने क्या कि क्या करना है, उसका जो नेक है वहां पर एक ओपनिंग बना देनी है, ओपनिंग के थ्रू डायरेक्ट क्या कर देना है, ट्यूब को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो क्लियर है, ये सारे क्या होते हैं अपने कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, मतलब इन कंडीशन में आपको क्या नहीं करना है, ईटी ट्यूब का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं अपन आर्टिकल्स के बारे में कि ईटी ट्यूब लगाते समय आपको किस किस आर्टिकल्स या किस किस इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल आपको क्या दिखाई दे रहा है, शॉर्ट एक्टिंग एनाल्जेसिक। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग एनाल्जेसिक देंगे जिसका एग्जांपल याद रख लो क्या होगा, मिडाजोलम। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ठीक है, ये क्या करता है, शॉर्ट एक्टिंग एनाल्जेसिक होता है। शॉर्ट एक्टिंग मतलब क्या कि कुछ समय के लिए क्या कर देगा, ये जो पेन की सेंसेशन होती है इसको स्टॉप कर देगा, है ना। तो इसका एग्जांपल याद रखना है अपन को, क्या देंगे उसको, मिडाजोलम देना है जो मोस्ट कॉमनली क्या होता है, यूज होता है। उसके बाद में दूसरे आर्टिकल्स की बात करें अपन तो क्या होता है, मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट का एग्जांपल याद रखना है, सक्सिनाइल कोलाइन। ठीक है, सक्सिनाइल कोलाइन ड्रग देना है आपको पेशेंट को। ये क्या करता है, मसल को रिलैक्स करके रखने का काम करता है। जब आप क्या करोगे, पेशेंट को ईटी ट्यूब इंट्रोड्यूस करोगे तो उस टाइम क्या हो सकते हैं, जो पेशेंट रहता है उसको क्या हो सकता है, मसल्स के अंदर स्पाज्म हो सकता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या दे देंगे उसको, सक्सिनाइल कोलाइन का इंजेक्शन लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा,
जो पेशेंट के मसल्स रहते हैं वो कैसे हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो अपन को क्या चाहिए, एम्बूबेक चाहिए। एम्बूबेक का फंक्शन क्या होता है, फॉर गिविंग वेंटिलेशन, फॉर गिविंग वेंटिलेशन। वेंटिलेशन याद नहीं रहता है तो अपन डायरेक्ट एयर भी याद रख सकते हैं, एयर दे रहे हैं इसको, एयर मतलब क्या, O2 दे रहे हैं। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी वर्ड आप याद रख सकते हो, और टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है क्या होती है, मेन वेंटिलेशन वर्ड अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो एम्बूबेक का फंक्शन क्या रहता है, एम्बूबेक जो रहता है आपका ईटी ट्यूब से कनेक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, मैनुअली क्या करते हैं, उससे अपन रेस्पिरेशन देने का काम करते हैं। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक कि आर्टिकल्स में अपन ने क्या क्या लिया। तो फर्स्ट तो अपन को क्या चाहिए, एक शॉर्ट एक्टिंग एनाल्जेसिक चाहिए, जो क्या करेगा, कुछ समय के लिए जो पेन की सेंसेशन होती है इसको स्टॉप कर देगा। उसका एग्जांपल अपन को याद रखना है, क्या देते हैं अपन, मिडाजोलम देते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या देते हैं, मसल्स को रिलैक्स करने वाला एक सब्सटेंस देंगे, जिसको क्या बोलते हैं, सक्सिनाइल कोलाइन देते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा है क्या, एम्बूबेक देंगे। एम्बूबेक चाहिए आपको, एम्बूबेक का फंक्शन क्या होता है, तो फॉर गिविंग वेंटिलेशन, पेशेंट को वेंटिलेशन देने का काम करते हैं इससे अपन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आपको और क्या आर्टिकल चाहिए रहता है, तो स्टेथोस्कोप चाहिए। स्टेथोस्कोप से क्या करोगे आप, इसका जो प्लेसमेंट रहता है उसको चेक करोगे, यूज फॉर प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, प्लेसमेंट ऑफ ईटी एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, ईटी ट्यूब क्या है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है, तो उसके प्लेसमेंट को देखने के लिए भी क्या करोगे आप, स्टेथोस्कोप का यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, K4 जेली चाहिए। ये क्या काम करती है, तो ये क्या करेगी, फॉर लुब्रिकेशन, ये क्या करेगी, लुब्रिकेट करने का काम करेगी, फॉर लुब्रिकेशन ऑफ ट्यूब। ट्यूब को लुब्रिकेट करने के लिए आपको क्या चाहिए रहेगी, K4 जेली। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या चाहिए, सक्शन मशीन चाहिए और कैथेटर चाहिए। सक्शन मशीन का सबको यूज पता है, इससे अपन क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे। सक्शनिंग करना मतलब क्या होता है, रिमूव करना सिक्रेशन को, रिमूव सिक्रेशंस, या बोल सकते हो आप क्या, रिमूव म्यूकस। तो इनको रिमूव करने के लिए क्या चाहिए रहता है आपको, सक्शन मशीन और सक्शन कैथेटर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन को क्या चाहिए, सिरिंज चाहिए। उसके बाद में और क्या चाहिए, प्रॉपर साइज ऑफ ईटी ट्यूब। ठीक है, मेन आर्टिकल क्या है अपना यहाँ पर, प्रॉपर साइज का आपको क्या चाहिए, एक ईटी ट्यूब चाहिए। ठीक है, अब ईटी ट्यूब क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू पेशेंट की एज के यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। क्लियर है इतने आर्टिकल्स, आगे देखें इसके। अब ट्यूब की बात कर लेते हैं अपन कि ईटी ट्यूब कितने टाइप के होते हैं या कौन कौन से साइज के ईटी ट्यूब पाए जाते हैं। तो ट्यूब लेंथ बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो उसको, साइज ऑफ ईटी ट्यूब, साइज ऑफ ईटी ट्यूब अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज। पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग क्या करना है अपन को, डिफरेंट टाइप के ट्यूब का यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट अगर अपन बात करें तो कौन सा होता है, प्रीटर्म बेबी होता है। प्रीटर्म बेबी, न्यूबॉर्न बेबी। इसके बाद अपन बात करेंगे किसके बारे में, इन्फेंट, नेक्स्ट चिल्ड्रन एंड देन एडल्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के ट्यूब होते हैं। ठीक है, तो प्रीटर्म के लिए जो अपन यूज करेंगे वो ट्यूब कौन सा साइज का होगा, 2.5 mm का ट्यूब होगा। उसके बाद में अगर न्यूबॉर्न के बारे में बात करेंगे तो ये कितना होगा, 2.5 टू 3.5 टू 5 mm। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसके बारे में, इन्फेंट के बारे में, तो इसके लिए अपन कौन सा यूज कर सकते हैं, 4 टू 5 mm का ट्यूब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसके बारे में, चिल्ड्रंस के बारे में, तो चिल्ड्रंस के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं,
6 mm का ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें किसके बारे में, एडल्ट के बारे में। तो एडल्ट के लिए अपन कौन से नंबर का यूज कर सकते हैं, 7 mm का। ठीक है, क्लियर है। प्रीटर्म बेबी के लिए कौन सा साइज का ट्यूब लेना है, 2.5 mm का लेना है। उसके बाद में न्यूबॉर्न बेबी के लिए कौन सा लेना है, 3.5 to 5 mm का ले सकते हो। इन्फेंट के लिए कितना लेना है, 4 to 5 mm का लेना है। उसके बाद में अगर चिल्ड्रन की बात करें तो 6 mm का ट्यूब लेते हैं। एडल्ट की बात करें तो 7 mm का ट्यूब ले सकते हैं। ठीक है, इसका जो साइज रहता है वो क्या हो सकता है, अलग अलग बुक में वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि अलग अलग डाटा में क्या दे रखा है, अलग अलग वेरिएशन दे रखा है। पर आपको क्या करना है, एक एवरेज ट्यूब का साइज याद रखना है कि इस एज को एवरेज ये वाला ट्यूब अपन दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे देखें, उसके बाद में एक एमसीक्यू देख लेते हैं अपन, जो किससे रिलेटेड है, साइज ऑफ ईटी ट्यूब से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज एक्यूरेट साइज ऑफ ईटी ट्यूब इन 3 kg न्यूबॉर्न बेबी। एक क्या है, 3 kg का न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसके लिए आप कौन से साइज का जो ट्यूब रहता है उसको यूज करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है आपको, 2.5 mm दिख रहा है। तो 2.5 mm था जो अपन ने किसके लिए यूज करा था, प्रीटर्म बेबी के लिए यूज करा था। 3.0 जो था वो किसके लिए यूज करा था अपन ने, न्यूबॉर्न बेबी के लिए यूज करा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो अपना क्या हो जाएगा, 3.0। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, क्या क्या पढ़ रहे थे अपन, ईटी ट्यूब के मटेरियल के बारे में बात कर रहे थे कि जो ईटी ट्यूब होता है वो कौन से मटेरियल से बना होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये 2 मटेरियल से मिलकर बनता है। फर्स्ट होता है आपका पीवीसी और सेकेंड आपका क्या होता है, रबर। ठीक है, 2 मटेरियल का यूज करके क्या करते हैं, ईटी को बनाते हैं। अब जो पीवीसी वाला जो रहता है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमनली जो ईटी ट्यूब रहते हैं यूजेबल वो कौन से होते हैं, पीवीसी होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूजेबल इन क्लिनिकल सेटिंग, क्लिनिकल सेटिंग में जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है वो कौन सा होता है आपका, पीवीसी वाला ईटी ट्यूब। अब दूसरी अपन बात करें कि इसको कितने दिन तक यूज कर सकते हैं, तो इसको 10 से 14 दिन तक क्या कर सकते हैं अपन, यूज कर सकते हैं। तो यूज फॉर 10 to 14 डे। अगर 10 से 14 दिन तक के लिए आपको क्या करना है, उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना है, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या रहेगी, पीवीसी वाला ईटी ट्यूब। ठीक है, और अगर अपन बात करें रबर वाले ट्यूब की, तो रबर वाला जो ट्यूब रहता है वो अपन कब यूज कर सकते हैं, तो जब आपको क्या करना है, वेंटिलेशन कब तक देना है, यूज ओनली फॉर 24 आवर्स ऑफ वेंटिलेशन। ठीक है, पेशेंट को जो ऑक्सीजन है या वेंटिलेशन है वो आपको कितनी देर के लिए देना है, सिर्फ 1 दिन के लिए देना है, 24 घंटे तक के लिए देना है। तो आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या रहेगी कि आप कौन सा ट्यूब ले लो, रबर ट्यूब ले लो। अगर आपको पेशेंट को 10 से 14 दिन तक, आपको पता है कि 10 से 14 दिन तक क्या करना है, उसको आपको एयरवे देने की जरूरत है, तो उस कंडीशन में आप कौन सा वाला ट्यूब सिलेक्ट कर सकते हो, पीवीसी वाला। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या होता है आपका मटेरियल ऑफ ईटी ट्यूब, जिससे मिलकर क्या बनता है आपका ईटी ट्यूब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं पोजीशन के बारे में, कि ईटी ट्यूब की जो प्रोसीजर है वो देते समय पेशेंट को कौन सी पोजीशन में रखा जाता है। ठीक है, तो पोजीशन का नाम लिख लो, कौन सी पोजीशन का यूज करते हैं। ये क्या होता है, एक गोल्डन एमसीक्यू होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से क्या है, ये गोल्डन एमसीक्यू है कि जब भी क्या करते हैं, पेशेंट को ईटी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो पेशेंट की पोजीशन कौन सी होगी। ठीक है, तो कौन सी पोजीशन देते हैं अपन यहाँ पर पेशेंट को, स्नीफिंग पोजीशन। स्नीफिंग पोजीशन। ठीक है, स्नीफिंग पोजीशन का मतलब क्या होता है अब यहाँ पर, तो जो पेशेंट का हेड रहेगा, लिख लो, पेशेंट हेड 10 सेंटीमीटर एलिवेटेड। एलिवेटेड मतलब क्या, कि पेशेंट का जो हेड है उसको क्या रखना है, आपको उठा के रखना है, एलिवेटेड करके रखना है। कितना रखना है, 10 सेंटीमीटर। तो ऐसी पोजीशन जिसमें पेशेंट क्या रहता है, सुपाइन पोजीशन में रहता है, पेशेंट का जो सिर्फ हेड रहता है वो कितना उठा हुआ रहता है, 10 सेंटीमीटर तक ऊपर की तरफ होता है।
इस पोजीशन को आप क्या किस नाम से जानते हो, स्निफिंग पोजीशन के नाम से अपन इसको जानते हैं। ठीक है, तो क्लियर है कि जो ईटी ट्यूब इंसर्शन होता है उसमें पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो अपन क्या बोलेंगे, आंसर क्या होगा अपना, स्निफिंग पोजीशन। स्निफिंग पोजीशन का अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप देख के पहचान लोगे। कैसे पहचानना है अपन को, कि पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा है और सिर्फ का जो हेड है वो क्या है, एलिवेटेड है। हेड के नीचे आप क्या कर सकते हो, टॉवेल रोल का यूज कर सकते हो। हेड को इवेल्युएट करने के लिए क्या करेंगे अपन, टॉवेल रोल का यूज कर सकते हैं। लिख लो आगे, टॉवेल रोल्स are used for head elevation। ठीक है, हेड को ऊपर करने के रखने के लिए, एलिवेशन करने के लिए क्या करेंगे अपन, टॉवेल रोल को लगा देंगे उसके कहां पर, नेक के नीचे। तो क्लियर है इतना, आगे बात करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेथड ऑफ चेक द फिक्सेशन। अब आपने क्या कर दिया है, ईटी ट्यूब को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, तो उसको जो मेथड होती है चेक करने की वो क्या क्या हो सकती है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट जो मेथड होती है वो कौन सी होती है, एक्सरे मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सी यूज करेंगे, एक्सरे मेथड। ट्यूब लगाने के बाद क्या कर लो, डायरेक्ट एक्सरे कर दो पेशेंट का। एक्सरे कर दोगे तो क्या दिखेगा, एक्सरे में आपको जो रेडियो ओपेक लाइन है वो विजुअलाइज हो जाएगी ट्रेकिया के अंदर, जिससे आपको क्या इंडिकेशन मिलेगा, जो ट्यूब है कहाँ चले गया है आपके ट्रेकिया में, मतलब सही जगह पर प्लेस हो गया है। ठीक है, तो एक्सरे में आपको क्या दिखेगा, एक्सरे में क्या दिखेंगे, व्यू ऑफ रेडियो ओपेक लाइन इन एक्सरे। एक्सरे में क्या दिख जाएगी, रेडियो ओपेक लाइन आपको दिखाई देगी। कहाँ पर दिखाई देगी, तो इनटू ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर आपको क्या दिखेगी, रेडियो ओपेक लाइन दिखाई देगी। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेटेड राइट प्लेसमेंट, राइट प्लेसमेंट। रेडियो ओपेक लाइन अगर आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, ट्रेकिया में दिखाई दे रही है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका ट्यूब था वो कहाँ हो गया है, अपनी जगह पर सही से फिक्स हो गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, तो यूज कर सकते हैं किसका, स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप से आप क्या करोगे, साउंड सुनोगे। कौन सा साउंड सुनेंगे अपन यहाँ पर, ब्रोंकियल साउंड। ब्रोंकियल साउंड। ठीक है, जो आपने ट्यूब है वो कहाँ पर इंसर्ट करा था, ट्रेकिया में इंसर्ट करा था। ट्रेकिया के नीचे क्या होते हैं, ब्रोंकस होते हैं। तो अगर ट्यूब अगर सही प्लेस पे लगा होगा तो जो ब्रोंकस रहते हैं उसमें से क्या होगा, एयर का साउंड आएगा। मतलब कि जो इंस्पायरेशन है और एक्सपायरेशन कर रहा है पेशेंट, उसका साउंड अपन क्या कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं। साउंड कौन सा सुनते हैं अपन, तो ब्रोंकियल साउंड को अपन सुनते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, दो मेथड होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं अपन, जो ट्यूब है उसका फिक्सेशन चेक कर लेते हैं। क्या क्या करते हैं, एक्सरे करा आपने, एक्सरे में क्या देखा आपने, जो आपने ट्यूब ली थी उसमें क्या थी, रेडियो ओपिक लाइन प्रेजेंट थी। तो आपने क्या करा था, उसको लगा दिया था अंदर। जब आपने उसको प्लेस करा ट्रेकिया में, आपने क्या करा, फिक्सेशन चेक करने के लिए अब एक्सरे करा। एक्सरे में आपको क्या दिखाई दे देगा कि जो ट्रेकिया रहता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जो रेडियो ओपिक लाइन है वो प्रेजेंट है। तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि जो आपका फिक्सेशन है वो राइट प्लेस पे हुआ है। ठीक है, स्टेथोस्कोप की हेल्प से अपन क्या करते हैं, तो साउंड सुनते हैं। साउंड कौन सा सुनना है अपन को, ब्रोंकस का सुनना है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंकियल साउंड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं अपन इसके प्रोसीजर के बारे में। ईटी ट्यूब क्या होता है, इसका यूज क्यों करते हैं, ये सारी बात अपन ने कर ली है। कौन कौन से आर्टिकल्स का इसमें यूज होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में अपन बात कर ली है कि कब इसको यूज नहीं करना है। डिफरेंट साइज के बारे में बात कर ली है कि कौन कौन से टाइप के आपके ट्यूब होते हैं। ठीक है, लास्टली जो अपन बात करेंगे किसके बारे में करेंगे, अब प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि ईटी ट्यूब को लगाना कैसे है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या देखेंगे इसमें अपन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट कॉन्शियस एंड गेट कंसर्न फ्रॉम द पेशेंट एंड रिलेटिव। वही करना है जो हर प्रोसीजर में अपन करते हैं। क्या करते हैं अपन, तो एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या एक्सप्लेन कर देते हैं, क्या एक्सप्लेन कर देते हैं उसको, प्रोसीजर के बारे में कि कौन सी प्रोसीजर हम आपके ऊपर करने वाले हैं परफॉर्म। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर देना है उसको प्रोसीजर के बारे में। कब करना है एक्सप्लेन, जब पेशेंट क्या हो, कॉन्शियस।
ऐसा नहीं है कि पेशेंट क्या है अनकॉन्शियस और कोमा में है और आप क्या कर रहे हो उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। तो एक्सप्लेन क्या करना है ये भी ध्यान रखना है आपको। जब पेशेंट क्या है कॉन्शियस है उस कंडीशन में क्या करना है आपको, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर पेशेंट क्या होता है अनकॉन्शियस है या कोमा में है तो उस कंडीशन में प्रोसीजर किसको बताओगे आप, किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा ना। पेशेंट कॉन्शियस नहीं है पर उसके साथ वाले तो कॉन्शियस होंगे ना, तो आपको क्या करना है जो उसके पेशेंट के रिलेटिव रहते हैं या अटेंडर जो रहता है उसको क्या करना है आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नहीं तो वो क्या बोलेगा कि मेरा पेशेंट तो क्या है बेहोश है और उसमें क्या पता नहीं कौन सी प्रोसीजर ये परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर आपने क्या करा मेरे पेशेंट को मार दिया, पता नहीं कौन कौन से ट्यूब उसके जो गला है और उसके जो माउथ है उसमें इंसर्ट किया गया था, ठीक है। तो पेशेंट कंप्लेन कर सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रोसीजर हमेशा आपको क्या करना है एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कब करना है पेशेंट को, जब पेशेंट कॉन्शियस होता है। अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है उस कंडीशन में क्या करना है, जो पेशेंट के रिलेटिव्स है या फिर जो अटेंडर साथ में आए हैं उनको आपको बताना है प्रोसीजर के बारे में। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका क्या करेंगे अपन। तो पोजीशन पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन विथ हेड एक्सटेंडेड। अब क्या करेंगे यहाँ पे पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कर दो। पोजीशन कौन सी देना है अपन ने अभी बात करी उसके बारे में कि पेशेंट कैसा रहता है सुपाइन पोजीशन में रहता है और क्या रहता है उसका हेड जो रहता है वो कैसा रहता है एवेल्युएट रहता है। हेड कैसा रहता है एलिवेटेड रहता है, ठीक है। कितना एलिवेटेड रहता है तो अपन ने बात करी थी 10 सेंटीमीटर। हेड जो एलिवेटेड रहता है कितना रहता है 10 सेंटीमीटर उसका हेड एलिवेटेड रहता है। इस पोजीशन को अपन किस नाम से जानते हैं स्नीफिंग पोजीशन के नाम से, ठीक है। तो डायरेक्ट एमसीक्यू पे आ सकता है कि पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है और उसका जो हेड है वो 10 सेंटीमीटर एक्सटेंड है, तो ये कौन सी पोजीशन होती है स्नीफिंग पोजीशन होती है। क्लियर है। फर्स्ट क्या करा एक्सप्लेन कर दिया प्रोसीजर को, सेकंड पेशेंट को क्या कर दिया आपने पोजीशन दे दी। पोजीशन कौन सी दी तो पेशेंट को आपने सुपाइन पोजीशन में रखा है, उसका जो हेड है वो 10 सेंटीमीटर तक आपने ऊपर की तरफ एलिवेटेड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे अपन, तो कीपिंग सैंड बैग और टॉवल रोल अंडर नेक। क्या रखना है आपको यहाँ पर कीपिंग सैंड बैग, क्या करना है आपको। सैंड बैग क्या होता है एक कंफर्ट डिवाइस होता है, ठीक है। टॉवल रोल भी क्या होता है एक कंफर्ट डिवाइस होता है, ठीक है। दोनों का क्या कर सकते हो इसको यूज कर सकते हो आप, कहाँ पर रखोगे इसको अंडर द नेक। नेक के नीचे इसको क्यों रख रहे हैं अपन, क्योंकि अपन को पेशेंट का जो हेड है वो क्या करना है 10 सेंटीमीटर तक एलिवेटेड करके रखना है। तो एलिवेटेड करने के लिए आपको कुछ तो रिक्वायरमेंट होगा ना, तो रिक्वायरमेंट क्या होता है अपन को यहाँ पर कंफर्ट डिवाइस होता है। कंफर्ट डिवाइस में भी दो याद रखना है आपको, क्या क्या रख सकते हैं, या तो आप सैंड बैग रख दो या फिर क्या रख दो टॉवल रोल रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि सैंड बैग, सैंड बैग क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। तो सैंड बैग कैसा है क्या होता है, जो एक बैग होता है जिसके अंदर क्या भरी होती है सैंड भरी होती है। सैंड मतलब क्या बालू रेती, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं सैंड बैग बोलते हैं, जो क्या करता है कंफर्ट देता है बॉडी पार्ट्स को। नेक्स्ट इसके बाद आगे अगर बात करें अपन तो क्या होगा चेक फॉर लूज टीथ। चेक करना है कि पेशेंट के जो टीथ है वो लूज तो नहीं है ना। डेंचर, डेंचर मतलब कि कोई क्या जो एक्स्ट्रा कोई टीथ तो नहीं लगा हुआ है उसके अंदर। उसके बाद में क्या देखना है फॉरेजन बॉडी इन थ्रोट, जो थ्रोट है उसके अंदर कुछ चीज फंसी हुई तो नहीं है, कोई फॉरेजन पार्टिकल्स तो नहीं है। इफ सो रिमूव विथ मैगिल्स फॉरसेप, ठीक है। अगर क्या होता है कोई भी उसका टीथ है जो लूज है मतलब टूटने वाला है, या फिर क्या है कुछ डेंचर लगा हुआ है मतलब उसके कोई नकली दांत लगे हैं या कुछ और भी चीज उसमें अप्लाई करी हुई है अगर उसके टीथ पे। उसके अलावा अगर कोई फॉरेजन बॉडी उसके थ्रोट में क्या है स्टक हो गई है अटक गई है, तो इन सबको क्या करना है आपको एक फोर्सेप की हेल्प से क्या करना है रिमूव करना है, ठीक है। कौन सी फोर्सेप से रिमूव करेंगे यहाँ पर मैगिल्स फोर्सेप से, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका एमसीक्यू बन सकता है कि मैगिल्स फोर्सेप का यूज ईटी ट्यूब की जो प्रोसीजर रहती है उसमें किस लिए किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लूज टीथ रहते हैं या कोई डेंचर रहता है या कोई जो फॉरेजन पार्टिकल रहता है अगर वो थ्रोट के अंदर फंस जाता है तो इस कंडीशन में उसको रिमूव करने के लिए मैगिल्स फोर्सेप का यूज किया जाता है, ठीक है। अब उसको रिमूव करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने क्या नहीं करा पहले से देखा नहीं कि अंदर कुछ चीज फंसी हुई है और आपने क्या कर दिया बाहर से ईटी ट्यूब डाल दिया, तो जो भी चीज उसके ट्रेकिया में पहले से क्या थी अटकी हुई थी फंसी हुई थी वो क्या हो जाएगी उसके डायरेक्ट लंग्स में चले जाएगी। लंग्स में जाने के कारण क्या हो जाएगा पेशेंट का जो लंग्स वाला पार्ट है वो डैमेज हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा पूरा चौक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपन को क्या करना है पहले इस चीज का मेन ध्यान रखना है कि आप क्या करो चेक कर लो कि उसकी कोई टीथ तो लूज नहीं है, कोई डेंचर या फॉरेजन पार्ट उसके थ्रोट में जो स्टक है वो तो नहीं हुआ है, ठीक है। अगर होगा तो क्या कर देंगे उसको मैगिल्स से रिमूव कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्या करेंगे अपन प्रोसीजर में अब सील माउथ एंड नोज विथ मास्क एम्बू बैग एंड
इनिशिएट बैगिंग विथ O2। अब क्या कर देंगे, पेशेंट के माउथ को सील कर देंगे। सील मतलब क्या, सील लगा देंगे उसके मुंह पे। क्या करेंगे सील मतलब, सील मतलब क्या करेंगे, जो एम्बू बैग है उससे क्या करेंगे, उसकी जो नोज और माउथ है उसको कवर कर देंगे। उसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सील कर देना। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, नेबुलाइजर करते हो पेशेंट को या फिर ऑक्सीजन देते हो ऑक्सीजन मास्क से, तो क्या कर देते हो आप, उसको सील कर देते हो। ठीक है, तो इस प्रोसीजर में भी आपको क्या करना है, उसकी जो नोज है और माउथ है उसको सील कर देना है। किसकी मदद से, एम्बू बैग की मदद से। और क्या करना है, इनिशिएट कर देना है क्या, बैगिंग विथ O2। ठीक है, O2 देना स्टार्ट कर देना है, मतलब उसको बैगिंग करना है, उसको क्या करना है, प्रेस करना है। प्रेस करोगे तो क्या होगा, जो पेशेंट के लंग्स है उसमें क्या जाएगी, आपकी जो ऑक्सीजन है वो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, प्रोवाइड लेरिंजोस्कोप टू डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर को क्या करना है, लेरिंजोस्कोप प्रोवाइड करना है। लेरिंजोस्कोप क्या होता है, आगे अपन ने इमेज में देखा था कि लेरिंजोस्कोप क्या करता है, जो लेरिंग्स रहता है इसको एग्जामिन करने में या इसको विजुअलाइजेशन करने में हेल्प करने वाला एक इक्विपमेंट होता है, जो कि ईटी ट्यूब लगाते समय आपको रिक्वायर होता है। ठीक है, तो अब ये क्या करना है आपको, लेरिंजोस्कोप को क्या करना है, डॉक्टर को प्रोवाइड कराना है। ठीक है, ईटी ट्यूब की जो प्रोसीजर रहती है वो कौन करेगा, इन्वेजिव प्रोसीजर है, मतलब बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है, तो क्या करना है, जो नर्सिंग स्टाफ है उसको नहीं करना है, परफॉर्म करेगा यहाँ पर, जो डॉक्टर रहता है वही परफॉर्म करेगा। तो अपना काम क्या है यहाँ पर, कि डॉक्टर को प्रोवाइड करा दो क्या, लेरिंजोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, लेरिंजोस्कोप दे दिया, आप क्या करेंगे, सक्शन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को क्या करेंगे, सक्शन कैथेटर से क्या करेंगे अपन, ओरल कैविटी को क्लीन करेंगे, मतलब जो भी वहाँ पर सिक्रेशन है उसको रिमूव करवा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे अपन, आगे क्या होगा, तो प्रोवाइड लुब्रिकेंट ईटी विथ स्टाइलेट इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या करेंगे अपन, जो ईटी ट्यूब है उस पर क्या करेंगे अपन, जो आपने K4 जेली ली थी या जाइलोकेन जेली ली थी, ये ईटी ट्यूब पे आप क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते समय आपको ध्यान रखना है, जो भी ईटी ट्यूब का स्टाइलेट होता है ना, स्टाइलेट क्या, जो आप फिर ईटी ट्यूब डालोगे तो उसके अंदर एक स्टाइलेट प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से जो ट्यूब रहता है आसानी से ट्रेकिया तक इंसर्ट हो जाता है ना। तो आप जब भी लुब्रिकेंट करते हो आपको ध्यान रखना है कि जो ट्यूब है उसके अंदर स्टाइलेट प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आपका ट्यूब जो है सही प्लेस पे प्लेस हो पाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे, क्या करेंगे अब, प्रेस क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज जो रहता है आपके कहाँ पाया जाता है, जो थायराइड ग्लैंड रहती है उसके नियर्स में पाया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिकोइड कार्टिलेज। तो इसको क्या करना है अपन को, प्रेस करना है विथ थंब एंड इंडेक्स फिंगर। क्या करना है, थंब की हेल्प से और जो इंडेक्स फिंगर रहता है उसकी हेल्प से क्या करना है, इसको प्रेस करना है, मतलब दबा के रखना है। ठीक है, अगेंस्ट इसोफेगस, इसोफेगस के अगेंस्ट इसको क्या करना है, दबा के रखना है, ताकि जो आपका ट्रेकिया रहता है वो बाहर की तरफ विजुअलाइज हो जाए और जो इसोफेगस है वो पीछे की तरफ दब जाए। इसलिए अपन क्या करते हैं, जो मिडिल फिंगर रहता है और आपके जो क्या रहता है, थंब रहता है, उससे क्या करते हैं, जो क्रिकोइड कार्टिलेज है उसको पीछे की तरफ दबाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है प्रोसीजर, क्या क्या करा अपन ने, फर्स्ट क्या करा, पेशेंट को एक्सप्लेन कर दी प्रोसीजर। दूसरा क्या करा, उसको स्निफिंग पोजीशन दे दी। नेक्स्ट क्या करा, जो भी लूज टीथ या डेंचर थे उसको मैंगल फोर्सेप्स से रिमूव करवा लिया। नेक्स्ट आपने क्या करा, जो उसका माउथ था और नोज था उसको एम्बू बैग से क्या कर दिया, सील कर दिया। और क्या कर दिया, जो O2 था उसकी बैगिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद में क्या करा आपने, डॉक्टर को लेरिंजोस्कोप प्रोवाइड करवा दिया। लेरिंजोस्कोप देने के बाद अब जो सिक्रेशन आ रहे हैं उसको आपने क्या कर दिया, सक्शन कैथेटर की मदद से उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने क्या करा, अब जो ईटी ट्यूब था उस पर लुब्रिकेंट कर दिया और आपने क्या बात का ध्यान रखा कि उसमें स्टाइलेट जो रहता है वो प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या करा, जो क्रिकोइड कार्टिलेज था उसको क्या करा आपने, थंब और फिंगर की भी हेल्प से पीछे की तरफ इसोफेगस के अगेंस्ट क्या कर दिया, उसको पुश कर दिया। ठीक है, ताकि जो ट्यूब रहता है वो आसानी से काई में इंसर्ट हो जाए, ट्रेकिया में इंसर्ट हो जाए। क्लियर है, आगे देखते हैं प्रोसीजर में आगे क्या करेंगे अपन अब। ठीक है, आगे अगर अपन प्रोसीजर की बात करें तो आगे देखते हैं अपन आगे क्या करेंगे हम। असिस वेल ईटी ट्यूब इज इंट्रोड्यूसेस इनटू ट्रेकिया एंड रिमूव स्टाइलेटो। ठीक है, स्टाइलेटो और स्टाइलेट का एक ही मीनिंग होता है। अब क्या करना है, जब क्या करना है आपको, जो ईटी ट्यूब आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है ट्रेकिया में, जब ट्रेकिया में क्या कर दिया है, ईटी ट्यूब लगा दिया है, तो जो स्टाइलेट रहता है उसको क्या कर लेना है आपको, रिमूव कर लेना है।
सेम वैसे ही जब आप क्या करते हो आईवी कैनुला लगाते हो तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, स्टाइलेट प्रेजेंट रहता है, जिसकी मदद से आप क्या करते हो उस कैथेटर को या उस आईवी कैनुला को वेन के अंदर फिक्स कर देते हो। ठीक है, फिक्स होने के बाद क्या कर लेते हैं अपन, जो स्टाइलेट रहता है उसको रिमूव करके कैप लगा देते हैं। उसी तरीके से इसमें भी अपन को क्या करना है, जब आपने ट्यूब को इंसर्ट कर दिया है उसके बाद में जो स्टाइलेट है उसको क्या कर लेना है, आपको बाहर निकाल लेना है या रिमूव कर देना है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे अपन। द ट्यूब व्हेन इंसर्टेड शुड हैव द 22 सेंटीमीटर मार्किंग एट द इंसाइजर टीथ। अब क्या करना है, जो ट्यूब रहता है उस पर मार्किंग लगी होती है, अभी नंबर देखे थे अपन ने 20, 21, 22 तक क्या होती है उसमें मार्किंग लगी होती है। ठीक है, तो 22 जो नंबर होता है वहां पे आपको क्या कर देना है, 30 से वहां पर मार्किंग ले लेनी है। ठीक है, ट्यूब को इंसर्ट कर दिया, जो आपका इंसाइजर ट्यूब आता है ना वहां तक जो ट्यूब का 22 सेंटीमीटर जो नंबर है वो वहां तक आना चाहिए, वहां तक आपको क्या करना है, ट्यूब को इंसर्ट करना है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं अब क्या करेंगे अपन। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वेरीफाई प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब बाय अस्कल्टेशन, लिसनिंग, फीलिंग ऑफ एयर थ्रू ट्यूब एंड ऑब्जर्व फॉर बायलेटरल चेस्ट मूवमेंट, है ना। और क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे या फिर एक और कर सकते हैं अपन क्या, कैप्नोग्राफी। ठीक है, तो ये तो अपना क्या था कि अपन ने ट्यूब लगा दिया। अब ट्यूब लगाने के बाद में यहाँ पे क्या कर रहे थे अपन, प्लेसमेंट का चेक कर रहे थे। तो प्लेसमेंट अपन किस किस चीज़ों से चेक कर सकते हैं, फर्स्ट तो आप अस्कल्टेशन करके साउंड सुन लो। ठीक है, लिसनिंग कर लो, फीलिंग ऑफ एयर, है ना, मतलब कि आपको क्या हो जाएगा, जब पेशेंट को आप देखोगे तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि जो पेशेंट है वो क्या कर पा रहा है, जो एयर है उसको क्या कर रहा है, इंस्पायरेशन कर रहा है और एक्सपायरेशन कर पा रहा है। तो फीलिंग ऑफ एयर देख लोगे आप थ्रू ट्यूब, है ना। एंड ऑब्जर्व द बायलेटरल चेस्ट मूवमेंट, बायलेटरल मतलब क्या होता है, दोनों जो चेस्ट है या दोनों जो लंग्स है उसके मूवमेंट को क्या कर लोगे आप, ऑब्जर्व कर लोगे। अगर चेस्ट का मूवमेंट प्रॉपर हो रहा है मतलब क्या कि पेशेंट के जो लंग्स है उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में जा रही है, तभी वो क्या कर पा रहा है, मूवमेंट कर पा रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक्सरे करके ट्यूब देख सकते हो, उसके अलावा कैप्नोग्राफी कर सकते हो। ठीक है, कैप्नोग्राफी का मीनिंग क्या होता है, जो पार्शियल CO2 होती है। ठीक है, पार्शियल जो CO2 होती है उसको क्या कर लेंगे अपन, चेक कर लेंगे कि जो पेशेंट है उसके जो बॉडी है उससे CO2 कितने अमाउंट में बाहर निकल रही है। चेक करने के लिए क्या करेंगे अपन, ABG एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं वो क्या करेंगे अपन, कनेक्ट कर देंगे एम्बू बैग को विथ O2 अटैच टू ET एंड कंटिन्यू बैगिंग। कनेक्ट कर दिया अपन ने, क्या पहली बात तो अपन ने क्या देख ली कि प्लेसमेंट राइट प्लेस पे हो गया है। ठीक है, अब क्या करा अपन ने, प्लेसमेंट देखने के बाद में क्या कर दिया, जो उसका कनेक्टर था वहां पे आपने क्या कर दिया, एम्बू बैग को कनेक्ट कर दिया विथ ऑक्सीजन एंड अटैच टू ET एंड कंटिन्यू बैगिंग, है ना। ऑक्सीजन के साथ में क्या कर दिया, उसको कंटिन्यू कनेक्ट कर दिया और कंटिन्यू बैगिंग करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसको वेंटिलेशन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपन बात करेंगे, तो आगे क्या करेंगे, इन्फ्लेंट कप ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब विथ 10 ml ऑफ एयर। पहले बैगिंग क्यों करी अपन ने, पहले बैगिंग करके आपने देखा कि जो एयर हम बैग कर रहे हैं वो अंदर जा भी रही है कि नहीं जा रही है ट्रेकिया में। ठीक है, ट्रेकिया में जा रही है कि नहीं वो देख लिया, स्टेथोस्कोप की हेल्प से आपने क्या कर लिया, सुन लिया कि जो एयर है वो क्या हो रही है, उसका जो फ्लो है वो ट्रेकिया से लंग की तरफ हो रहा है। ठीक है, देखने के बाद में अब क्या करेंगे अपन, अब उस कफ को फिक्स कर देंगे। जो एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर क्या था, इमेज में अपन ने देखा था कि एक कफ होता है ना, और क्या होता है, पायलट बलून होता है। तो पायलट बलून की मदद से क्या कर देंगे, अब कफ को इन्फ्लेंट कर देंगे, है ना। उसमें क्या कर देंगे, एयर फिल कर देंगे। एयर कितनी फिल करते हैं अपन, तो 10 ml क्या करते हैं यहाँ पर, एयर फिल करते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से ये भी आपका एक MCQ बनता है। ठीक है, ये भी क्या बनता है, MCQ या क्वेश्चन होता है कि जो एंडोट्रेकियल ट्यूब रहता है उसमें पायलट बलून के थ्रू कितनी एयर को फिल किया जाता है। तो क्या ध्यान रखना है आपको, 10 ml ऑफ एयर को फिल करते हैं। क्लियर है, एयर फिल कर दी। उसके बाद में नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, फिक्स इन पोजीशन बाय यूजिंग एडेसिव टेप, है ना। अब बैलून को तो आपने क्या कर दिया, इन्फ्लेंट कर दिया है। अब क्या करना पड़ेगा, जो ट्यूब आपने लगाया है उसको अपनी जगह पे फिक्स करना पड़ेगा ताकि वो वापस से क्या नहीं हो जाए, रिमूव नहीं हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, एडेसिव टेप का यूज करेंगे। ठीक है, जब भी क्या करते हैं अपन, कैनुला भी लगाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, एडेसिव टेप को अप्लाई कर देते हैं ताकि वो अपनी जगह से जो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाए। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें भी अपन को क्या करना है, एडेसिव टेप का यूज करके उसको अब उसी पोजीशन पे फिक्स कर देना है। यू शुड बी फिक्स्ड एट द मिड लाइन टू द प्रेजेंट प्रेशर अल्सर एट द एंगल ऑफ माउथ कनेक्ट टू वेंटिलेशन इफ नीडेड। ठीक है, उसको क्या करना है, जो माउथ का मिड लाइन होता है वहां से क्या करना है, उसको ऊपर की तरफ यहाँ से टेप को लेके आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे तो क्या हो सकता है, यहाँ पर कट लग सकता है, प्रेशर के कारण क्या हो सकते हैं वहां पर
अल्सर हो सकते हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे, मिड लाइन से थोड़ा सा ऊपर लेके इसको सिक्योर कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है, सिक्योरिंग बटन हाफ ऑफ टेप अक्रॉस द पेशेंट अपर लिप। हाफ टेप को क्या करना है आपको, जो पेशेंट का अपर लिप है उसके ऊपर की तरफ ले जाना है, और जो दूसरा रहता है सिक्योरिंग टॉप ऑफ हाफ टेप अराउंड द ट्यूब, और क्या करना है, आधा क्या करना है, ट्यूब के ऊपर टेप लगा के आपको उस तरफ से बांध देना है। ठीक है, कंप्लीट है, यहाँ तक क्लियर है कि कैसे आपको टेप को सिक्योर करना है। नेक्स्ट अपन आगे बात करेंगे, आगे क्या होगा, ठीक है, आगे अगर हम आगे की बात करेंगे, आगे क्या करेंगे प्रोसीजर में, तो चेक फॉर चेस्ट मूवमेंट, चेक फॉर चेस्ट मूवमेंट, ET2 knicking, constriction with secretion and blood leakage of tube cuff, change the position of tube and over inflant of tube। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ कुछ चीजों का अपन को ध्यान रखना है ना, टेप को आपने सिक्योर तो कर दिया, आप सिक्योर करने के बाद में क्या करना है आपको, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखोगे आप, चेक करोगे चेस्ट का मूवमेंट, है ना, एयर आप दे रहे हो, वेंटिलेशन से आपने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद में आप क्या करोगे, चेस्ट का मूवमेंट आपको ऑब्जर्व करते रहना है, चेस्ट मूवमेंट अच्छे से कर रहा है मतलब प्रॉपर क्या हो रही है, ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। दूसरा क्या देखना है आपको, जो ET ट्यूब है वो क्निकिंग तो नहीं हो गया है, क्निकिंग मतलब क्या, मुड़ना। ठीक है, क्निकिंग को क्या बोल सकते हो, मुड़ना। तो आपको चेक करना है कि जो ET ट्यूब आपने लगाया है वो कहीं से मुड़ तो नहीं गया है। ठीक है, अगर वो ट्यूब मुड़ जाएगा बाहर की तरफ से या अंदर की तरफ से, तो क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन सप्लाई है या जो एयर फ्लो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो सकता है या उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि वो जो है क्निकिंग तो नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्शन विद सिक्रेशन, है ना, जो ET ट्यूब है सिक्रेशन जब भी निकालते हैं तो उसकी वजह से उसमें कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो गया है, ट्यूब अंदर से मुड़ा तो नहीं है, वो चेक करोगे। उसके बाद में ब्लड लीकेज ऑफ ट्यूब कफ, जो ट्यूब कफ था वहां से ब्लड का लीकेज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब कफ के वहां से ब्लड लीकेज क्यों हो सकता है, क्योंकि कफ में अगर आपने क्या कर दी है, 10 ml आपको क्या करनी थी, एयर इन्फ्लेंट करनी थी, है ना, 10 ml से ज्यादा अगर आपने एयर इन्फ्लेंट कर दी है तो उसकी वजह से जो बलून है वो क्या हो गया है, ओवर इन्फ्लेंट हो गया है। ज्यादा इन्फ्लेंट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या करेगा, वो ट्रेकिया की जो लेयर होती है उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर देगा। ठीक है, डैमेज कर देगा, तो डैमेज करने के कारण क्या हो जाएगी, जो कफ वाली साइड रहती है वहां से ब्लीडिंग हो सकती है ना। तो आपको क्या करना है, ब्लीडिंग को भी ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट क्या करना है, चेंज करना है पोजीशन ऑफ ट्यूब, पोजीशन की जो ट्यूब की पोजीशन रहती है उसको क्या करना है, चेंज करते रहना है। ऐसा नहीं है कि ट्यूब से आपने उसको एक बार सिक्योर कर लिया है, अब 14 दिन तक उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अगर एक ही जगह पे वो लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर प्रेशर पड़ने के कारण क्या हो सकता है, प्रेशर सोर्स हो सकते हैं, छाले हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, जो ट्यूब रहता है उसकी पोजीशन को भी चेक करते रहना है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ओवर इन्फ्लेशन ऑफ ट्यूब, और क्या चेक करना है आपको कि जो ट्यूब है या फिर जो कफ था वो ओवर इन्फ्लेट तो नहीं हो गया है, इसको भी आपको क्या करना है, चेक करते रहना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें प्रोसीजर में, तो आगे क्या करेंगे अपन, अब लास्ट में क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखेंगे अपन, टाइप्स लिखेंगे कि कौन से टाइप का आपने ET ट्यूब लगाया था, कौन से साइज का उसमें यूज किया था, चेस्ट का मूवमेंट, है ना, पेशेंट का चेस्ट का मूवमेंट प्रेजेंट था, अब्सेंट था, ज्यादा था, कम था, ये सब आपको नोट डालना है। उसके बाद में पेशेंट के वाइटल साइंस लिख लेना है। वाइटल साइंस में मेन वाइटल साइंस क्या ध्यान रखना है आपको, SpO2, है ना, जो पेशेंट का जो था SpO2 कितना है, मतलब जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन है वो कितना आ रहा है ET ट्यूब लगाने के बाद, उसको भी आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। एंड पेशेंट टॉलरेंस ऑफ प्रोसीजर, है ना, आपने जब क्या करी, प्रोसीजर को परफॉर्म करा तो पेशेंट ने तो उसको कैसे टॉलरेट करा, क्या वो ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा था या नॉर्मली आसानी से ET ट्यूब को आपने इंसर्ट कर दिया था, इन सब चीजों को भी आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट में नोट डाउन करना है। ठीक है, क्योंकि अगर लगाते समय क्या हो रहा होगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा, तो हो सकता है कि ट्यूब जो है वो अंदर से मुड़ गया हो या फिर वो क्या हो गया हो, डिस्प्लेसमेंट हो गया हो, जिसकी वजह से पेशेंट को इस प्रोसीजर के दौरान ज्यादा डिस्कम्फर्ट हुआ हो। तो ये चीज का भी आपको क्या करना है, आगे ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या होती है, पूरी प्रोसीजर होती है ET ट्यूब को लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं आपकी केयर ऑफ ET ट्यूब की, ET ट्यूब की केयर कैसे करोगे आप।
ठीक है, ईटी ट्यूब तो आपने लगा दिया है, अब आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी केयर करनी पड़ेगी। तो केयर में क्या क्या चीज का ध्यान रखना है अपन को, अप्लाई करना है गोज पीस ऑन लिप अंडर प्रेशर पॉइंट ऑफ ट्यूब। जो भी प्रेशर पॉइंट रहते हैं जहाँ पर आपने क्या करा है, ट्यूब को लगाया है, वहां पर क्या करना है आपको, टेप अप्लाई करना है, गोज पीस और टेप अप्लाई करना है। अप्लाई gross piece and tape on प्रेशर पॉइंट। ठीक है, लिप के ऊपर या फिर माउथ पे आपने जहाँ पर भी टेप को क्या करा था, उस ट्यूब को कनेक्ट करा था, वहां पर क्या करना है आपको, टेप को और अप्लाई करना है और गोज पीस को अप्लाई करना है, ताकि वहां पर क्या नहीं हो, अल्सर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, चेंज करना है पेशेंट के जो ट्यूब की पोजीशन है उसको, चेंज पेशेंट ट्यूब पोजीशन आफ्टर एवरी 24 आवर, आफ्टर एवरी 24 आवर्स। हर 24 घंटे में क्या करना है, जो आपने टेप से सिक्योर करा था उस ट्यूब को, तो वहां से क्या करना है, उसको उसकी जो जगह है उसको भी बदलते रहना है, ताकि वहां पर प्रेशर अप्लाई ना हो। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है आपको, ओरल केयर प्रोवाइड करनी है एवरी 8 आवर्स। ठीक है, पेशेंट को क्या करना है, ओरल केयर प्रोवाइड करनी है, प्रोवाइड ओरल केयर एवरी 8 आवर्स। ठीक है, हर 8 आवर्स में क्या करना है, उसको ओरल केयर प्रोवाइड करनी है। किसके साथ करेंगे, तो 2.5% क्लोरोहेक्साडिन के साथ, 2.5% क्लोरोहेक्साडिन सॉल्यूशन। ठीक है, माउथ को क्लीन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक एमसीक्यू है कि जब ईटी ट्यूब लगाते हैं पेशेंट को, तो अपन क्या करते हैं, ओरल केयर करते हैं, तो उसका ड्यूरेशन पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने आवर्स में आपको क्या करना है, ओरल केयर देना है पेशेंट को। तो हर 8 घंटे में क्या करना है, पेशेंट को आपको ओरल केयर देना है। ओरल केयर देने के लिए किस सोल्यूशन का यूज करेंगे, तो 2.5% क्लोरोहेक्साडिन सोल्यूशन का आपको यूज करना है वहां पर। ठीक है, इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी लिख लो, एक्सट्यूबेशन। ठीक है, ये क्या है, टर्म है, एक्सट्यूबेशन क्या है, टर्म है, जिसका मीनिंग क्या होता है, रिमूव ट्यूब फ्रॉम ट्रेकिया। ट्रेकिया से ट्यूब को निकालने की प्रोसेस को ही अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्यूबेशन। ठीक है, ट्रेकिया से जो ट्यूब को बाहर निकालते हैं उस प्रोसीजर को अपन किस नाम से जानते हैं, एक्सट्यूबेशन के नाम से जानते हैं। तो क्लियर है, केयर में क्या क्या करना है अपन को, अप्लाई करना है गॉज पीस को और टेप को। कहाँ पर अप्लाई करना है, तो जो प्रेशर पॉइंट है, प्रेशर पॉइंट मतलब क्या, कि जहाँ पर आपने उसको सिक्योर करा था उस जगह से आपको उसको क्या करना है, गॉज पीस को अप्लाई करना है। उसके बाद में क्या करना है, चेक क्या करना है, चेंज करना है पेशेंट के ट्यूब को पोजीशन को आफ्टर एवरी 24 आवर। ठीक है, प्रोवाइड क्या करना है, इसको ओरल केयर देनी है। ओरल केयर कब देनी है, तो एवरी 8 आवर में उसको ओरल केयर देनी है। नेक्स्ट, ओरल केयर किस सोल्यूशन से देनी है, तो 2.5% क्लोरोहेक्साडिन सोल्यूशन का आपको यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में एक टर्मिनोलॉजी लिख लो नोट डाल के कि एक्सट्यूबेशन। एक्सट्यूबेशन का मीनिंग क्या होता है, रिमूव करना ट्यूब को फ्रॉम द ट्रेकिया। ट्रेकिया से क्या करना, ट्यूब को रिमूव करना। इस प्रोसीजर को अपन क्या किस नाम से जानते हैं, एक्सट्यूबेशन के नाम से जानते हो। टाइम यूज ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब को अगर क्या कर रहे हैं अपन, लॉन्ग टाइम तक यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में लेरिंग्स के अंदर क्या हो सकता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसको लेरेंजल एडिमा बोल देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है लेरेंजल नर्व डैमेज हो सकती है। उसके बाद में और क्या सकता है, तो एफोनिया हो सकता है। एफोनिया मतलब क्या, कि पेशेंट अनेबल हो जाएगा स्पीक, बोल नहीं पाएगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है, तो पेशेंट को निमोनिया हो सकता है। ठीक है, निमोनिया भी कैसा होगा, तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड, वेंटिलेटर एसोसिएटेड
निमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा पेशेंट को? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो जाएगा। जब पेशेंट क्या रहेगा, लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहेगा, तो वेंटिलेटर की वजह से क्या हो जाएगा, उसको निमोनिया हो सकता है। ठीक है, और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? तो उसकी जो वॉइस है वो कैसी हो सकती है? हॉर्सनेस हो सकती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, वॉइस कैसी हो जाएगी? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी। ठीक है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस किस कारण से देखने को मिलती है? तो इरिटेंट लेरिंग्स, लेरिंग्स में क्या हो जाएगा? इरिटेशन हो जाएगा। तो वॉइस कैसे देखने को मिलेगी आपको? हॉर्सनेस जैसी देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखा आपने? लेरेंजल एडिमा हो गया, क्यों हो गया? लंबे समय तक यूज़ करने की वजह से हो गया, लेरेंजल नर्व डैमेज हो गई। उसके बाद में क्या हो गया, पेशेंट को एफोनिया हो सकता है, मतलब पेशेंट बोल नहीं पाएगा। उसके बाद में क्या हो सकता है, उसको निमोनिया हो सकता है। निमोनिया कैसे होगा? तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो सकता है। उसके बाद में पेशेंट की जो वॉइस है वो कैसी हो जाएगी? हॉर्सनेस जैसी हो जाएगी, मतलब उसकी आवाज़ क्या हो जाएगी? थोड़ी सी भारी हो जाएगी। ठीक है, किसकी वजह से होती है? तो इरिटेशन होने के कारण होती है। इरिटेशन कहाँ पे हो जाता है? तो लैरिंग्स में हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना पूरा टॉपिक ऑल अबाउट द, किसके बारे में अपन ने बात करी थी यहाँ पे? एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन के बारे में बात करी थी, जो मोस्ट कॉमनली दो टाइप के थे। कौन सा था? फर्स्ट था ओरो, ओरो एंडोट्रेकियल था, और एक क्या था? नेजो एंडोट्रेकियल। ठीक है, दो जगह से इंसर्ट करते हैं, माउथ से एक, नोज से इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या कर ली है, पूरी क्लियर अपन ने सारे पॉइंट्स के ऊपर बात कर ली है कि इसकी प्रोसीजर क्या होती है, किस किस आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और इसकी इंडिकेशन क्या होते हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, जो आपको ईजी लैंग्वेज में समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन अब बात करेंगे कैथेटराइजेशन प्रोसीजर के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।